वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। ये वीडियो जो आपका है लास्ट तक देखिएगा, आपका कंसेप्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स का वेल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये लेक्चर जो प्रिपेयर किया जा रहा है, जो भी बच्चे आपके बीएससी या बीटेक बायोटेक के हों या एमएससी या एमटेक बायोटेक के हों, या कोई भी स्टूडेंट जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआई या नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक श्योर देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक को। पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में रियल में व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स आपके होते क्या है? तो जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसका मीनिंग हो रहा है कि जेनेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है, इसमें दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द हेरिडिटी, सेकंड इज द वेरिएशन। अब व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी इंक्लूड दो कैरेक्टर या ट्रेड विच आर ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड फिक्स फॉर पार्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब हेरिडिटी आपके ऐसे फैक्टर होते हैं जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्म होते हैं। दैट इज द हेरिडिटी। लेकिन वेरिएशन जो होता है, अब देखा जाए, हेरिडिटी जो आपके फैक्टर ट्रांसफर हो रहे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब क्या है? जो ऑफस्प्रिंग होना चाहिए पेरेंट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। लेकिन वहां पे डिफरेंस होता है पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में या चाइल्ड के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो वेरिएशन रिप्रेजेंट द अकरेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। मतलब जो डिफरेंस होता है पेरेंट ऑफस्प्रिंग के इन बिटवीन में, दैट इज नोन एज वेरिएशन। अब जेनेटिक्स के फादर किसको माना गया है? तो बोला गया ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो फादर के जेनेटिक्स के जो फादर माने गए हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल। द जेनेटिक्स टर्म वाज कोनेड बाय विलियम बेटसन। तो जेनेटिक्स को सबसे पहले जो टर्म कोनेट किया गया था, ये बेटसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और जो मेंडेलियन लॉ है उनको अप्लाई किया था किसके ऊपर? एनिमल के ऊपर। तभी इनको बोला जाता है फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मेंडल लॉ को किसी भी एनिमल पे उन्होंने क्या किया था? अप्लाई किया था। टी.एच. मॉर्गन इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ही बिगेन टू स्टडी द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। तो टी.एच. मॉर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। टी.एच. मॉर्गन जो थे, उन्होंने सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट किया था द जीन कैरी ऑन क्रोमोसोम एंड आर मैकेनिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी दैट इज जेनेटिक्स और जीन लिंक। तो इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जो भी आपके क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? जीन को कैरी करते हैं। और जीन जो होता है ये आपके क्या होते हैं? मैकेनिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इनको बोला जाता है। तो टी.एच. मॉर्गन को क्या बोला गया? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। गेरार्ड दिस इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, या इसी में बोला जाता है फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। क्यों बोला गया था? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो आपका पैटर्न है उसको उन्होंने आपके ह्यूमन के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है उस पर आपको उन्होंने क्या किया था? वर्क किया गया था। तो गेरार्ड इज कॉमनली डिस्क्राइब एज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स फॉर पॉइंटिंग आउट दैट द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर कंट्रोल्ड बाय जीन। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्राइब किए थे, जो भी मेटाबॉलिक एरर होता है कंट्रोल किसके थ्रू होता है? जीन के थ्रू होता है। तो इसलिए इनको बोला गया था फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, या बोल सकते हैं फादर ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। जॉनसन सबसे पहले उन्होंने, जैसे मेंडल के टाइम में बताया गया था कि जो जीन होता है उसको फैक्टर बताया गया, ट्रेड बताया गया था, कैरेक्टरिस्टिक बताया गया था। लेकिन जॉनसन ने बताया नहीं, जो हेरिडिटरी यूनिट होता है वो ट्रेड या फैक्टर ना होकर के उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। तो द टर्म जीन वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय जॉनसन ने सबसे पहले जीन के बारे में क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। अब हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट होता है, यदि हम लोग जेनेटिक्स की डिस्कस करते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आता है ग्रेगर जॉन मेंडल की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वन बाय वन इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हिस्ट्री। तो जॉन मेंडल वाज बोर्न इन जुलाई 1822 इन हिजेनड्रॉफ, सिलिस्का, ऑस्ट्रेलिया। ये आपके क्या है, हिजेनड्रॉफ में ये आपके बॉर्न हुए थे 22 जुलाई 1822 में। मेंडल टूक एन इंटरेस्ट इन गार्डनिंग एंड बी कीपिंग। मेंडल का जो इंटरेस्ट था वो मेनली क्या था, गार्डनिंग और बी कीपिंग में इनका बहुत इंटरेस्ट था। आफ्टर 21 ईयर 1843 ही फॉलो हिज कॉलिंग इनटू द priesthood and entered the Augustinian abbey of St. Thompson in Brunn। ब्रूनो में क्या हुआ, इन्होंने प्रिस्टहुड और इंटर कर दिया किसमें, एक आपके ऑगस्टियन एबी ऑफ सेंट थॉम्सन, वो इंटर हो गए। तो वहां पे उनको 1947 में जो आपके वो क्या उनको टर्म दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया ग्रेगर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कोई ह्यूमन होता है, यदि वो मंदिर में यदि वो जाके वर्क करना चालू करता है तो उसको लोग पुजारी बोलते हैं। इसी प्रकार से था मेंडल साहब ने ये आपके ब्रूनो में जाकर के एक आपके चर्च में वहां पे वर्क करना स्टार्ट कर दिए थे। वहां पे तो उनको ग्रेगर वहां पे टाइटल मिला था। ये क्यों मिला था, बिकॉज ऑफ रिलीजियस लाइफ, क्योंकि उन्होंने ऐसे रिलीजियस लाइफ मेंटेन कर दिया, इस नाते उनको नाम दे दिया गया क्या, ग्रेगर। ही कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन 1956 to 64। इन्होंने क्या किया, गार्डन पे पाइसम सेटाइमम पे क्या किया उन्होंने 1856 लेके कि 1864 तक क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे क्या किया उन्होंने वर्क किया। और वहां पे उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इन 1866 his research experiment of plant hybridization is published in Proceedings of the Natural History Society of Brunn। इनका जो रिसर्च था, जो गार्डन पाइसम सेटाइमम पे जो इनका वर्क था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडेशन, ये 1866 में क्या किया गया, इनका पब्लिश हुआ। लेकिन उस समय जब पब्लिश हुआ तो इनके एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला था। देन मेंडल वाज डाई इन 6 जनवरी 1884। तो 1884 में क्या हुआ, मेंडल आपके एक्सपायर हो गए, डेड हो गए। मेंडल एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करते हैं। मेंडल स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ 7 पेयर कैरेक्टर इन पाइसम सेटाइमा। मेंडल सेलेक्ट गार्डन पी ऑन एक्सपेरिमेंट ड्यू टू। अब इसमें देखा जाए, मेंडल जो आपके थे, इन्होंने जो गार्डन पी था उस पर 7 कॉन्स्ट्रक्टिव कैरेक्टर को क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। और मेंडल, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेंडल सेलेक्ट गार्डन पी इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किए, तो क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट किया गार्डन पी को, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एनुअली वेल डेवलप। गार्डन पी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हर साल एनुअली वेल डेवलप कर सकते हैं। इनके अंदर जो आपका था फ्लावर जो आपके होते थे वो बाइसेक्सुअल इन नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल नेचर मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, सेल्फ पोलिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक आपका होता था। और गार्डन फ्लावर कैन इजिली हैंडल फॉर एक्सपेरिमेंट। और उनके जो आपके पाइसम टाइम के जो फ्लावर थे उनको इजिली क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट में वर्क किया गया। बहुत ही आसानी से हम उस पर वर्क कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेगुलर पूछे जाते हैं। व्हाई मेंडल सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस क्यों हुए। मेंडल वाज सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही हैड टेकन ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस क्यों हुए, क्योंकि ये एक समय में एक ही कैरेक्टर को लेते थे अपने एक्सपेरिमेंट में, तो इसलिए क्या हुआ, मेंडल आपके सक्सेस हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई मेंडल लकी इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट क्यों लकी होते थे, क्योंकि मेंडल वाज लकी बिकॉज जीन फॉर डिफरेंट कैरेक्टर वेयर लोकेटेड ऑन पार्टिकुलर लोकाई ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। क्योंकि उसमें जो गार्डन पाइसम सेटाइमम पे जो उन्होंने वर्क करना चालू किया तो उनमें आइडेंटिफाई किए उन्होंने कि जितने भी जीन होते हैं एक पार्टिकुलर लोकाई पे क्या होते थे, वो लोकेटेड होते थे डिफरेंट क्रोमोसोम में, इसलिए क्या हो गए, वो लकी हो गए।
हाउ इज इमेस्कुलेशन यूज इन प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट हाइब्रिडेशन प्रोग्राम। अब मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडेशन किया था, उन्होंने एक टेक्निक यूज किया था इमेस्कुलेशन। अब इमेस्कुलेशन रियल में होता क्या है, तो इमेस्कुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके बाइसेक्सुअल प्लांट में से मेल फ्लावर मेल पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी बोलते हैं इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन बच्चों क्या हुआ, इमेस्कुलेशन ऐसा प्रोसेस होता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मेल पार्ट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब एंथर को रिमूव कर दिया गया। किस पर्पज के लिए, विच इज यूज इन वेरियस प्लांट हाइब्रिडेशन टेक्निक, जो हाइब्रिडेशन टेक्निक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब मेंडल ने 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए थे आपके गार्डन पी में। कौन आपके थे, सबसे पहला कैरेक्टर था प्लांट हाइट या प्लांट साइज। यदि प्लांट साइज डोमिनेंट होता है तो दैट इज नोन एज टॉल, यदि रिसेसिव है दैट इज डॉर्फ, मतलब यदि पौधे की हाइट छोटी है तो रिसेसिव कैरेक्टर है, पौधे की हाइट लंबी है तो क्या है, वो डोमिनेंट है। अब दूसरा गया था पी शेप। पी शेप की बात करते हैं, यहाँ पे सीड शेप होना चाहिए, सीड यहाँ की हम बात करते हैं सीड शेप। यदि सीड सेकंड पॉइंट जो आपका होता है दोस्तों यहाँ पे सीड शेप, यदि सीड शेप क्या है आपका राउंडेड है तो डोमिनेंट है, यदि विरिंकल है क्या है, रिसेसिव है। यहाँ पे पी से लिखा है तो यहाँ पे सीड शेप बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, सीड शेप। ओके, कॉटिलिडन कलर, यदि येलो है तो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव है। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड यदि है तो आपका डोमिनेंट होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो रिसेसिव है। पॉड कलर, यदि ग्रीन है तो डेट इज द डोमिनेंट और येलो है डेट इज द रिसेसिव। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर यदि आपका वायलेट है, पर्पल है, ग्रे है तो डेट इज द डोमिनेंट, यदि आपका व्हाइट है डेट इज द रिसेसिव। पोजिशन ऑफ फ्लावर, यदि एक्सियल है तो डेट इज द डोमिनेंट, टर्मिनल है तो डेट इज द रिसेसिव। तो ये उनके 7 कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर आपके थे, किसके, आपके मेंडल के, जिन्होंने क्या किया था आपके गार्डन पे में स्टडी किया था, आइडेंटिफाई किया था कि यदि ये कैरेक्टर आपका है तो डोमिनेंट है, यदि ये कैरेक्टर है जो क्या है आपका रिसेसिव है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब हम लोग वन बाय वन बात करते हैं मेंडल लॉ। मेंडल के बेसिकली 3 लॉ थे, हम लोग वन बाय वन की बात करते हैं। पहला बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखा जाए लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका क्या था, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक आपका कैपिटल आर ये आपका पेरेंट जनरेशन है, आपका प्लांट का फ्लावर देखिए यहाँ पे ग्रे है। दूसरा आपका है पर्पल हम बोल सकते हैं। दूसरा आपका स्मॉल आर ये डॉर्फ है, तो ये क्या है आपका कलर कैसा है आपका व्हाइट है। जब इनको क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, जितने भी प्लांट डेवलप हुए क्या हुए आपके ग्रे हो गए। तो यहाँ पे देखा जाए एक कैपिटल आर था, एक स्मॉल आर था, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया फर्स्ट जनरेशन। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के जितने प्लांट ग्रो हुए क्या हो गए आपके आइडेंटिकल हो गए। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका कैरेक्टर क्या है डोमिनेंट है, तो इसी बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला जाता है, व्हेन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन 2 होमोजाइगस प्लांट in F1 generation only dominant character appear while the other character remain in hidden state. The character that appear in F1 generation is known as generation is called dominant, and the other character which remain in hidden state is known as recessive. तो इसमें देखा जाए दोस्तों, इसी बोला गया क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्यों बोला गया, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही F1 जनरेशन में क्या है आपका अपियर हुआ, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, लॉ ऑफ dominance. If this is the important. Second, the law of segregation, या we can say the law of split of gene या law of purity of gamete. तो law of segregation या law of split या law of purity of gamete, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। अब इसमें क्या हुआ कि law of dominant में देखा गया कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट डेवलप हुए क्या हुए आपके ग्रे प्लांट डेवलप हो गया या पर्पल प्लांट फ्लावर डेवलप हो गया, वो डोमिनेंट कैरेक्टर। लेकिन जब F1 जनरेशन को क्या किया गया, सेल्फ क्रॉस करा दिया गया, देन क्या हमको मिला F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन जो होता है उसी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ स्प्लिट ऑफ जीन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपका पाया गया किसमें, प्लांट एनिमल दोनों में।
क्योंकि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं A.T.H. मॉर्गन अप्लाई दिस लॉ ऑन ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला पे क्या किया गया था, उन्होंने उसको अप्लाई किया था। इन क्या बोला जाता है, मेंडल का फर्स्ट लॉ है। इसमें उन्होंने जो पाया ये 3 प्लांट टाल थे और 1 प्लांट क्या थे, डॉट थे फिनोटाइप। और जीनोटाइप में क्या हुआ, 1 होमोजाइगस टाल था, 2 हेट्रोजाइगस टाल था और 3 क्या है, होमोजाइगस डॉट था। इसको हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू आइडेंटिफाई करते देखा जाए, ये क्या है, पेरेंट है, ये टाल प्लांट है, डॉट प्लांट है। इनको क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन क्या हुआ, ये आपके सभी प्लांट क्या हुआ, हेट्रोजाइगस टाल हो गए जितने भी। लेकिन जब इसको सेल्फ क्रॉस कराया गया तो इसके देखा जाए इसके 2 गैमेट यहाँ हो गए, इसके यहाँ, इसके यहाँ, इसके गैमेट बन गए। तो इसको देखा जिससे क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी, इसको इससे कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल टी। अब इसमें देखा जाए ये प्लांट क्या हुआ, अब 3 प्लांट क्या हो गए, टाल हो गए। अब इसमें 2 चीजें यहाँ आइडेंटिफाई किया, फिनोटिपी रेशियो और जीनोटिपी। फिनोटिपी रेशियो का मतलब होता है जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर पाए, फिजिकल आइडेंटिफाई कर पाए, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब होता है उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल पर आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप मतलब क्या हुआ, 3 पौधे कैसे हो गए, टाल हो गए, दैट इज द 3, और 1 पौधा डॉट था, उसको क्या बोल दिया गया, 1। जीनोटाइप की बात करते हैं। अब जीनोटाइप में क्या हो, 3 पौधे टाल थे, लेकिन तीनों पौधे टाल में क्या कैरेक्टरिस्टिक था, 1 इज द प्योर टाल, सेकंड इज द हाइब्रिड टाल। हाइब्रिड टाल मींस दे कंटेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड 1 इज द डॉर्फ स्मॉल टी। तो दैट इज नोन एज जीनोटाइप। इसी का अर्थ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ स्प्लिट ऑफ जीन, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए जितने भी जीन का हो गए यहाँ पे स्प्लिट हो गए, या इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गैमेट हैं उनको क्या किया गया, प्योरीफाई किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। थर्ड इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ। अब वहां पे हम लोग एक कैरेक्टर लेके स्टडी किए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल देगा। यहाँ पे हम लोग 2 इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर लेके स्टडी करते हैं, उसी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये थर्ड लॉ है। वाइड ए डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बिटवीन 2 होमोजाइगस प्लांट हैविंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर। हम लोगों ने जो यहाँ पे कैरेक्टर लिया गया था, एक टाल प्लांट और वायलेट कलर लिया गया था फ्लावर का, दूसरा क्या लिया गया था, डॉट प्लांट और व्हाइट कलर फ्लावर था। जब F1 जनरेशन में पाएगा कि जितने भी प्लांट डेवलप हुए वो टाल वायलेट हुए, जितने प्लांट डेवलप हुए क्या हुए, टाल वायलेट हुए। लेकिन जब F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराया गया तो उसमें क्या हुआ, डिफरेंट कैरेक्टर क्या हुए, आपके डेवलप होना चालू हुए। तो उसी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बच्चों किसमें था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कितने होते हैं, डाइहाइब्रिड की क्रॉस है। इसका हम लोग एग्जांपल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक बहुत बड़ा। ये क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कैरेक्टर लिया, उनको क्रॉस कराया गया। तो F1 जनरेशन में बच्चों क्या हुआ, जितने प्लांट हुए सब आपके सेम डेवलप हो गए, टाल वायलेट। लेकिन जब F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराया गया, देन गॉट F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन को क्या बोल दिया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इसमें ह्यूज क्वांटिटी में क्या हुए, आपके कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट क्या हुए, डेवलप हुए। इसी को क्या बोला गया, लॉ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या बोलते हैं, इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए टाल प्लांट वायलेट प्लांट लिया गया था, डॉर्फ व्हाइट लिया गया। जब इसको क्रॉस कराया गया तो जितने प्लांट F1 जनरेशन के थे क्या थे, वो टाल वायलेट थे। जब इसको सेल्फ क्रॉस कराया गया तो देखा जाए इसके आपके हो गए। अब इसके देखा जाए, यहाँ पे हम लोग गैमेट प्रिपरेशन की बात करते हैं, कैपिटल T स्मॉल टी और कैपिटल P स्मॉल पी है। तो देखा जाए इसके दोस्तों क्या हुआ, आपके 4 गैमेट बनते हैं। ये देखा जाए गैमेट बन गए, इसके 4 गैमेट बन जाते हैं। 4 गैमेट देखिए आपके इसके हो गए, 4 गैमेट इसके हो गए। इनको क्या किया, आपस में आपके क्रॉस कराए गए। तो क्रॉस कराए गए, देखा जाए डिफरेंट क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना चालू हो गए। तो देखा जाए कैपिटल T और कैपिटल P हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कराया गया। इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखा जाए स्मॉल p है, यहाँ पे स्मॉल p है। तो देखा जाए यहाँ पे लास्ट में क्या बना, स्मॉल t और स्मॉल p डॉर्फ व्हाइट बना। तो इसमें देखा जब हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस किए तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हुआ, आपके कैरेक्टरिस्टिक आपके प्लांट डेवलप हुए। तो इनका आप देखा जाए कितने पौधे ऐसे हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको फिनोटिपी रेशियो आइडेंटिफाई किया गया। तो 9:3:3:1 मतलब क्या हुआ, 9 पौधे ऐसे डेवलप हुए जो टाल वायलेट थे। 3 प्लांट ऐसे डेवलप हुए तो डॉर्फ टाल व्हाइट थे। 3 प्लांट ऐसे डेवलप हुए तो डॉर्फ वायलेट थे। और
एक प्लांट ऐसा डेवलप हुआ जो डॉर्फ वाइट था, तो इसी क्या बोला गया, फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक निकाला जाए तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, जो 9 वायलेट प्लांट थे उनके क्या था, डिफरेंट कैरेक्टर था, क्योंकि उनमें अलग अलग आपके कैरेक्टरिस्टिक थे। तो क्या हुआ 1:2:2:4, ये 9 के डेवलप हो गए। और टाल वाइट के 2 आपके प्लांट डेवलप हो, 2 जीनोटाइप डेवलप हुए, 1:2। डॉर्फ वायलेट के 2 डेवलप हुए और आपका डॉर्फ व्हाइट का 1 ही हुआ। तो जीनोटिपिक रेशियो कितना हो गया, 1:2:2:1:1:2:1:2:1:2:1:2:1 ये 2:1। तो दैट इज नोन एज जीनोटिपिक रेशियो। अब इंपॉर्टेंट जो हुआ कि 1884 में जब मेंडल डेथ हो गए तो उनको इंपॉर्टेंट नहीं मिला, अभी हम लोगों ने बात किया था। लेकिन आफ्टर 16 ईयर डेथ ऑफ मेंडल लॉ रीडिस्कवर बाय 3 साइंटिस्ट, 3 बॉटनिस्ट। तो 3 साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मेंडल के लॉ को अगेन मेंडल के डेथ के 16 ईयर के बाद क्या किया गया, रीडिस्कवरी किया। पहले जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी ब्रिज, ये हॉलैंड के थे। इन्होंने जो मेंडेलियन लॉ को डिस्कस किया, स्टडी किया उनके पूरे डिस्कस को, तो उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। कौन, ह्यूगो डी ब्रिज। दूसरा था कार्ल कोरेंस, जर्मनी के थे, डिफरेंट स्टेट के थे, कंट्री के थे। इन्होंने मेंडल लॉ को अगेन इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया, सेपरेटली डिफरेंट एनिमल के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिस्कस किया, और उन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने बताया। तीसरा आपके टेस्मार्क थे, टेस्मार्क ईवी टेस्मार्क। इन्होंने जो मेंडल एक्सपेरिमेंट थे, जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस था, उसको आपके उन्होंने बताया कि जो आपका लॉ ऑफ हेरिडिटरी इंपॉर्टेंस होता है, लॉ ऑफ हेरिडिटरी का इंपॉर्टेंस होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में। तो उन्होंने क्रॉप इंप्रूवमेंट जैसे व्हीट, बार्ले, ओट में भी उन्होंने मेंडेलियन लॉ को अप्लाई किया और सक्सेसफुली जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। तो 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से बच्चों, ह्यूगो डी ब्रिज, कोरेंस एंड टेस्मार्क। ये 3 साइंटिस्ट ने जो मेंडल लॉ को अगेन रीडिस्कवर किया। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफी बुक का यूज किया, जो रेफरेंस के रूप में हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे टर्मोलॉजी यूजिंग जेनेटिक्स, क्योंकि देखा जाए जेनेटिक्स के टर्म आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक्स के टर्म पता नहीं है तो शायद आगे आप जेनेटिक्स टॉपिक को नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करें क्या, टर्मोलॉजी या यूजिंग जेनेटिक्स। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना एक किसी बच्चों के लिए क्या होगा, बेटर हो सकता है। शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के करियर के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।